अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है आपके जाने पहचाने जर्नलिस्ट अनीक नाजी जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो जी, मच। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि बड़ा हंगामा है और कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब के लिए जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी कहा जा रहा है और काफी जो पोजीशन है वो कॉन्फिडेंट है और खान साहब थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं और जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं पोजीशन के लिए वो कुछ अजीब सी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के बारे में बात करें या किसी भी दूसरी जमात के बारे में। आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? जी, देखिए, एक तो होता है कि जब आप हुकूमत चलती हुई हुकूमत हो ना, एक तो इलेक्शन के नतीजे में बनती है। कोई भी हुकूमत जो चलती हुई हो, उसके यानी उसको डिसलॉज करना मतलब है कि आईनी तरमीम यानी आइन के अंदर रहते हुए भी ज़ाहिर है कि इसमें वो लेबर पेन्स वाला जो मामला है, वो तो होता है। हम्म, यानी कोई आसानी से ताकत तो नहीं छोड़ता। हम्म, तो वो तो होता है। अच्छा, माज़ी में जो यानी हमारे सामने मिसालें रही हैं, वो छांगा-मांगा मॉडल रहा है या सवात स्कर्दू मॉडल रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर एक मैरियट होटल मॉडल भी था चौधरी साहबान के ज़माने में। मतलब वो उस ज़माने में जब नवाज़ शरीफ की असेंबली बहाल हुई थी वफ़ाकी, और मंसूर भट्टू अभी पंजाब के वज़ीर आला थे और अक्सरियत जो है वो चौधरियों के पास आ गई थी। तो उस वक्त वो सारे एमपीएस आपके इल्म में है कि मैरियट में आके ठहरे थे और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे उनकी गिनती भी करा दी थी कि ये एमपीएस हमारे पास पूरे हैं। और पंजाब हुकूमत जो है वो मंजूर भट्टू जो है वो यही बिल्कुल इस तरह के हालात थे। तो ये हमारे यहाँ माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं, ये मॉडल भी मौजूद है जो सारे के सारे अफसोसनाक हैं, शर्मनाक हैं और किसी भी तरह से उसको यानी सेहतमंद नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान जो करने जा रहा है और पीटीआई जो करने जा रही है, इसके सामने वो माजी के मॉडल आपको लगेगा कि वो शायद फरिश्ते थे जो इस तरह के मॉडल किया करते थे कि यानी पैसा दे देना या ब्राइब कर देना या डरा देना, इस तरह से वोट करने। क्योंकि ये अब वाज़े तौर पे एक पाकिस्तान के ऊपर ही हमलावर हो चुके हैं। मतलब ये है कि एक तरफ से इनकी डिलिबरेट कोशिश है, ये इत्तेफाक नहीं है, डिलिबरेट कोशिश है। ये रूस से जब से होके आए हैं खान साहब, रूस जाना भी इनका डिलिबरेट था और रूस से वापस आके जो बातें इन्होंने की एड्रेस टू नेशन, वो भी डिलिबरेट था। उसके बाद यूरोपीय यूनियन को मतलब है नाम ले लेकर तंग करना, छेड़ना, जलील करना, एम्बैरस करना, जबकि उनके 22 एम्बेसडर्स का लेटर जो है वो ओवर द रशियन यानी वो फॉरेन ऑफिस को वसूल हो चुका है। उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन को ये कहना कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम तुम्हारे स्लेव हैं, इंडिया को मना क्यों नहीं करते। तो ये यानी इत्तेफाक नहीं है। देखिए ना, इत्तेफाक तो ये हो सकता है कि आप, हम सब इंसान हैं, खता के पुतले हैं, मुंह से कोई बात गलत निकल सकती है, दबाव में निकल सकती है। यानी अव्वल तो वजीर आजम से आप ये तवक्को नहीं करते क्योंकि उसके पास कौमी राज होते हैं। तो वजीर आजम इस तरह का आदमी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं होती, हेल्थ क्लियरेंस ही नहीं होती। जो आदमी ऐसे मिजाज का मालिक हो, जो गुस्से में आके या जज्बात में आके बातें एकदम कर दे, क्योंकि उस रद्द अमल में वो कौमी राज दे सकता है, मुल्क के राज दे सकता है। तो ये जो है, अब इस तरफ ये जो हम जा रहे हैं, यानी दौरा रूस, उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन की कंडेम करना, फिर अमेरिका को कंडेम करना, और उसको देखें आप, रिसीव किया जा रहा है दुनिया, उसके रद्द अमल आ रहे हैं। मसलन प्यूटिन ने एक ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए ये बयान किया कि मैं अकेला नहीं हूं, इमरान खान मेरे पास आया था। अच्छा, अब लबनान में जो है हिजबुल्लाह, उन्होंने एक पैगाम जारी किया है और वो उन्होंने एक्नॉलेज किया है और तारीफ की है कि इमरान खान जो है वो मगरब का गुलाम नहीं है। और उसने ये कहा है और वो रूस आया है और हमें उसको देखना चाहिए कि वो ठीक कर रहा है। ये हिजबुल्लाह है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ खान जो है वो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को क्रिपल करता चला जा रहा है, क्रिपल कर रहा है। यानी वो ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान, उसकी कोशिश थी कि चला जाए पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है नहीं गया। लेकिन अब आपके इल्म में है कि अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश हो गया है जिसमें वो पाकिस्तान को डिक्लेयर कर, मतलब मंजूरी के लिए पेश हो गया है, जिसमें यह है कि पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म।
अच्छा, वो अगर वहां कामयाब होने के लिए टेबल हुआ है और हम अमेरिका को अमेरिकन एम्बेसडर, एक्सपेल अमेरिकन एम्बेसडर के ट्रेंड चला रहे हैं, टॉप ट्रेंड, तो बुनियादी तौर पर हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम पर पाबंदियां लगाओ। तो अगर कांग्रेस से ये बिल मंजूर हो जाता है तो हम पे वो पाबंदियां आ जाएंगी जो रशिया पे अब हैं, या ईरान पे हैं, या नॉर्थ कोरिया पे हैं। अच्छा, अब अगर यानी ये इमरान खान कर रहा है, जाने से पहले बंदोबस्त कर रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ करके जाए ताकि जो भी आइंदा हुकूमत आए वो माजूर हो जाए, माजूर हुकूमत होगी। जिस बात को वो रियलाइज नहीं कर रहा वो ये है कि हुकूमत माजूर नहीं होगी, एक्चुअली पाकिस्तान क्रिपल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो हुकूमत तो जो भी आएगी, मतलब है कि आपके इल्म में है कि अरबपति लोग हैं ये सारे, तो इनको तो मतलब है तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो ईरान और नॉर्थ कोरिया वाली और रशिया वाली पाबंदियां अगर लग गई, वैसे मैं आपको बताऊं आरजू, तो फिर हमारी ये जो अशराफिया जो है ना, अशराफिया, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हों या वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या किसी भी महकमे के हों, ये तो सब आप यूं समझना कि उड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान की, यानी आप ये जितनी भी यानी आप कहें कि हाई कमीशंस हैं पूरी दुनिया में फैले हुए अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब यानी कब्जे में ले ली जाएंगी, सील हो जाएंगे, अकाउंट सारे सील हो जाएंगे। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। यानी हमारी जो एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन को है या अमेरिका को है या दुनिया में किसी को जो भी कुछ हम भेजते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एलसी बैंकिंग हमारा निजाम खत्म हो जाएगा, कारोबार सारा कैश पे आ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि डॉलर फिर 5 या 400 या 500 या 600 पे जा सकता है, रुपए पे। तो इतनी बड़ी तबाही होगी कि मतलब है अनइमेजिनेबल, और ये इमरान खान डिलिबरेटली कर रहा है। अच्छा, आगे आ जाए। दूसरा जो ये कर रहा है डोमेस्टिक, यानी एक तो उसने बाहर से बिल्कुल अरेंजमेंट कोशिश में लगा हुआ है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएं, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट पे चला जाए, ताकि आने वाली हुकूमत जो है लोग कहें इमरान खान बड़ा कमाल था। दूसरा काम ये कर रहा है इंटरनल, यानी सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। शेख रशीद जो है वो वजीर दाखिला है, और वजीर दाखिला यानी ये एक अजीब मिसाल बना के जा रहा है कि वजीर दाखिला पार्टी कारकुनों को हिदायत कर रहा है, लिख कर रहा है, दिन के उजाले में कर रहा है, सबके सामने कर रहा है, कारकुनों से अपील कर रहा है कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद अंदर गिनती हो रही होगी, यानी पेश होगी असेंबली में, उस दिन पीटीआई के कारकुन डी चौक पर जलसा करेंगे, जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, और बाद यानी एंड उसने इस बात पे किया है कि हम उसके बाद नमाज शुक्राना अदा करेंगे। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? यानी पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, वोटिंग हो रही है, उस बिल्डिंग के बाहर ये लोग ऐसा क्या करना चाहते हैं जिसके बाद ये कह रहे हैं कि हम नमाज शुक्राना अदा करें। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि अब वजीर दाखिला है वो, इस्लामाबाद पुलिस उसके नीचे है, ये सारी एजेंसियां उसके नीचे हैं। तो जब इस यानी फसाद, इसका मतलब है कि लोग पीटीआई के वहां इकट्ठे हों, वहां फसाद हो, वहां गोली चले, जिस फसाद का इन्होंने आज बाय द वे आगाज कर दिया। और ये फसाद जो है, जो प्लान ये आगे कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि फसाद वो आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौलाना जो इन्होंने अब ये किया है पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट लॉजेस की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने अरेस्ट भी किया है उसको, सलाउद्दीन अयूबी नाम के इनके मेरे ख्याल मौलाना साहब की पार्टी के हैं, और वहां पे पुलिस ने एकदम रेड कर दिया। बिल्कुल। अब उसका अंजाम यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने सारे कारकुनों को सड़कें ब्लॉक करने का भी कह दिया है, इस्लामाबाद पहुंचने का भी कह दिया, जिसका मतलब यह है कि अब लड़ाई शुरू हो गई है। अच्छा, अब लड़ाई जो शुरू होना, यही इमरान खान चाहता था, यही चाह रहा है वो। मैं एक सेकंड सर आपको रोकूंगी, सॉरी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, लड़ाई आपने कहा लड़ाई शुरू कर दी है, लड़ाई करने की जरूरत क्या है जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपना काम शुरू कर दिया है और इनको बहुत यकीन है अपोजिशन को कि इमरान खान को हटा देंगे, फिर ये सब कुछ करने की आपके ख्याल से क्या जरूरत पड़ गई? शुरू किसने किया है? ये धमकियां कौन दे रहा है? तकरीरें कौन कह रहा है? तो वो क्या करे बेचारा, वो कुछ तो करे। बंदूक की बात कर, नहीं वो नहीं, आप बंदूक से धमकियां देते हैं, मतलब है आप ये कहते हैं कि अच्छा मैं ये जरा होने दो, मैं तुम्हें उसके बाद देख लूंगा, उसके बाद आप एमएनएस को उठवा रहे हैं, एमपीज को उठवा रहे हैं। वो जो मौलाना अपने वो जो जिन लोगों का नाम लेकर ये ऑपरेशन शुरू किया है, वो लोग वहां पे क्यों थे? वो लोग वहां पे इसलिए थे कि उनका ये कहना है कि ये हमारे एमएनएस को उठाएगा। अच्छा, खुद फिर ये हुकूमत के वजीर हैं जो ये कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि देखिए जी, जब होगी अपना जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन फिर किसी एमएनए की तबीयत भी खराब हो सकती है, कोई घर से भी नहीं निकलेगा, कोई पाकिस्तान से बाहर होगा। ये तो वो खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं।
तो जब वो खुद ये कह रहे हैं कि किसी एमएनए की तबीयत खराब होगी, वो घर से नहीं आएगा, कोई ये होगा, हम इस्तेमाल करेंगे हुकूमत का, ये करेंगे वो करेंगे, धमकियां खुली दे रहे हैं, वो तो कोई लगी लिपटी नहीं रख रहे। तो उसके बाद अगर कोई सियासी पार्टी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का, या तो ये ना कि प्राइवेट सिक्योरिटी पाकिस्तान में किसी के पास है नहीं, आपने प्राइवेट सिक्योरिटी क्या कानून के खिलाफ है? प्राइवेट सिक्योरिटी रजाकार अगर वो वहां पे उसने खड़े किए हुए हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि हमारे एमएनएस को पुलिस उठा के ले जाएगी, तो मतलब उनको वहां पर धवा पार्लियामेंट हाउस में, अब उसका नतीजा बहरहाल अब ये निकल आया है, जो ये अब गर्मा गर्मी जो इसका था कि डी चौक में वो पहुंचे और फिर फसाद हो, मेरे ख्याल से कि वो फसाद शुरू हो गया। और अब फसाद जब एक दफा इसमें मुसीबत ये होती है कि जब ये शुरू हो जाए तो फिर ये कहाँ खत्म होगा, क्या क्या लेके जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा तो जा नहीं सकता। मतलब अब मैं ये देख रहा हूँ कि बेसिकली अब ये उस कैफियत में मोड में चले गए हैं कि अच्छा हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, यानी हम इस मुल्क को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि अब हमारे बाद कोई आके इसको ठीक करके ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाए, वो तो अब इस मोड में चलेंगे। दूसरी तरफ इनके जो कहना चाहिए, इनके जो अपने मिनिस्टर जो अभी तक रह गए थोड़े बहुत इमरान खान के साथ, फवाद चौधरी और दूसरे, उनका कहना है कि जी हम तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इजलास बुला लिया जाए नेशनल असेंबली का ताकि पता लग जाए, वोटिंग हो जाए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं जी पार्टी वो जो है असेंबली में तो रेनोवेशन चल रही और वहां तो काम हो रहा है। ये तो अब पैनिक है ना, ये तो अब पैनिक है ना, ये तो अब वो है कि शेख रशीद कह रहा है कि ठीक है जी हमारे साथ आके बैठ के बात कर ले, हम 6 महीने पहले इलेक्शन करा देते हैं, साल पहले करा देते हैं। यही जिन वजीर साहब ने ये बात की कि हाँ ठीक है हम तो स्पीकर से कहेंगे पहले इजलास बुला लो, इन्होंने ही फिर बाद में अब गालिबन आज ही कहा है या आज सुबह या कल कहा है कि वो फौज जो है वो आइन के तहत हुकूमत वक्त के साथ और वज़ीर आज़म के साथ है और हुकूमत जो भी कहेगी फौज वो करेगी, तो ये कहने की क्या जरूरत है? तो ये तो अब पैनिक में है ना इनकी, अब किसी बात। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये मार धाड़, ये अब सड़कों का बंद होना, इसका जो मतलब है फाइनल तो फिर वही है कि रेगुलेटर है इस मुल्क में और सूरत हाल वहां तक पहुंचा दी जाए खून खराबे करके कि वो रेगुलेटर जो है फिर जाहिर है वो आए और आके संभाले। अच्छा, अब रेगुलेटर अगर आके संभालते हैं, फाइनल आना पड़ेगा उनको, अगर उनको आना पड़ता है और वो आके संभालते हैं, वो कि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, आप जानते हैं कि डीजी आईएसपीआर ने एक सवाल के जवाब में ये कह दिया था कि हमें सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें मत घसीटें। सियासत से तो उनका चलो ताल्लुक है नहीं है, इस पर आप और मैं बाद में बात कर लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर से तो है ना, सिक्योरिटी से तो है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो गई तो फिर उनको आना पड़ेगा। अब फिर आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान का मतलब ये है कि वो आखिरी नतीजे में इनको देख के चला जाएगा, मार्शल्लाह कबूल है उसे, फौजी हुकूमत कबूल है उसे, क्योंकि उनको फिर वो उसके ख्याल में कि ये एक दफा आ जाएगी तो फिर अच्छा, ये मतलब है ये होते हैं बेसिकली, आप चाहे मतलब इकरारुल हसन ने ट्वीट किया जिसमें उसने वार्न किया है, सीधा एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिखा है, फौज को वार्न करके उसने कहा है कि आप हमें देखेंगे तो फिर हमारा जवाब होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो क्या फसाद चाह रहे हैं ना, एक लड़ाई मार कुटाई कंप्लीट क्या। देखें इस वक्त अगर आप आज की तारीख में बैठकर अमेरिकी कांग्रेस में आप पे पाबंदियों का बिल पेश हुआ है और आप जिंदाबाद जिंदाबाद करके अमेरिकी एम्बेसडर को निकालने की बातें कर रहे हैं, हिजबुल्लाह अगर बैठ के आपकी तारीफें कर रहा है, अच्छा तालिबान वाला मामला कहीं गया तो नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी, अफगानिस्तान का ट्रबल कहीं खत्म तो नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा खड़ा है। इंडिया जो है वो आपको नेवी, यानी पहले उनका यानी वो समंदर से उन्होंने क्रॉस किया, वहां रोका है। आज डीजीआईएसपीआर ने बताया कि फ्लाइंग एक ऑब्जेक्ट है 40,000, मतलब बहुत सुपरसोनिक ऊपर वाली चीज है जो गिरा है और उन्होंने पकड़ा। मतलब ये है कि ये वेस्ट से हमले हो रहे हैं। 2 दिन पहले, अभी कल की बात है ना, ये सिब्बी पे जो हमला हुआ कल या परसों, रोजाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान पे हमले हैं, रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हैं, पुलिस पर हमले हैं, कोयटा में, उधर इंडिया से ही हो रहा है, अमेरिका में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आखिरी बात जो मैं बिल्कुल यानी आप शहबाज गुल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कल की, वो भी डिलिबरेट अटेम्प्ट है सारी की सारी, अगर आप उस पर गौर करें तो उसने कल बुनियादी तौर पे तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून का नाम लेकर सारे मुस्लिम उम्मत जितनी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरब, यूएई मेनली, क्योंकि इसको अंदाजा है कि सऊदीया यानी वो बहुत नाराज है इन पे और बहुत गुस्सा उसको एमबी उसको, तो अब ये उसको एम्बेरस करने के लिए और सबको शर्मिंदा करने के लिए शहबाज गिल से इसने कहलवाया कर इस्लामाबाद में बैठ के, जहां सारी एम्बेसियां मौजूद हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा है कि सारी की सारी मुस्लिम उम्मा में
कोई एक जो सरबराह है उसमें ये गैरत नहीं है कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम और इज्जत दुनिया से करवा सके जिस तरह से इमरान खान ने करवाई। दूसरी बात उसने ये कहा कि एक सरबराह ने, दोस्त मुल्क के सरबराह ने इमरान खान से कहा कि हम, दिल तो हमारा भी दुखता है तौहीन पर, दिल हमारा भी दुखता है तौहीन पर, लेकिन हम मुंतखिब नहीं हैं, तुम मुंतखिब हो, तुम्हारी कौम तुम्हारे पीछे खड़ी है, इसलिए तुम ये बात करते हो। अगर हम ये बात करें तो हमारी सिक्योरिटी अमेरिका ले लेगा और हमारी हुकूमतें गिर जाएंगी, हमारे लोग हमें मार देंगे। ये शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में बैठ के कहा है, जिसका मतलब ये है कि अब ये सऊदिया को उसने कहा है या यूएई को कहा है। यानी शहबाज गिल इफेक्टिवली ये कह रहा है कि सारी की सारी मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान बेगैरत है, अनइलेक्टेड है, लोगों से डरते हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं, मैं ही मैं हूं बस। एक ये बच गया है, एक तालिबान बच गया है, एक वो हिजबुल्लाह वाला बच गया, ये इसकी खारजा पॉलिसी है। लेकिन सर ये कब तक मजहब का चूरन बेचते रहेंगे? ना ये इकोनॉमी पे काम करते हैं, ना ये एजुकेशन पे काम करते हैं, ना ये अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक करते हैं। जहां कुछ होता है ये मजहब का चूरन लेके आ जाते हैं और इसी किस्म की टीएलपी और दूसरी तरह की जमातें सामने आ जाती हैं और उसके पीछे ये छुप जाते हैं। लेकिन साथ साथ जो बात आपने कही कि यहाँ पर जो है वो एक तरह की सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और ये जो है ये एक तरह की दावत दे रहे हैं, एक तरह की ये दावत दे रहे हैं फौज को कि फौज जाके, फौज तो वैसे ही हमारी बड़ी फौज के तो पहले ही आदतें खराब हुई नहीं है बार बार गवर्नमेंट में आके, तो कहते जरूर है कि हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपने आप को अलग कर नहीं पा रहे। तो क्या अपोजिशन को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? काफी स्ट्रॉन्ग पार्टी और खासतौर पे जरदारी साहब जो है वो तो काफी समझदार किस्म के लीडर माने जाते हैं और काफी तेज हैं इस चीज में। शहबाज शरीफ साहब का भी यही है कि उनको जो है पीएमएलएन में काफी स्ट्रांगली समझा जाता है कि वो बहुत एक समझदार शख्सियत है उनकी। जैसे ये लोग नहीं चीजों को काबू कर पा रहे, जो इतनी बड़ी पार्टीज अपोजिशन के नाम पे बैठी हैं, वो इमरान खान को क्यों हैंडल नहीं कर पा रही कि ये इस तरह की माहौल क्यों क्रिएट कर पा रहे हैं? देखिए जी, वो तो आईनी तरीके से ही करेंगे ना, वो गाली नहीं दे रहे, वो मतलब है वो अटैक वाली बात तो इमरान खान कर रहा है, गाली दे रहा है। हाँ, अब ये है कि अब बिलावल ने खड़े होकर आज कहा है, आज उसने कहा है, क्योंकि उसके बाप को ये जो सुना के आया कराची में, अब बिलावल, आप मजे की बात ये देखें कराची क्या है ये, और जिस दिन ये अपनी तरफ से गवर्नर हाउस में इजलास करने गया है उसी दिन सिंध असेंबली में 4 एमपीएस पीटीआई के टूट के चले गए। पीर पगाड़ा से इसने मिलने की शेड्यूल में था, पीर पगाड़ा से मिला, पीर पगाड़ा ने मिलने से माजरत कर ली, वही पीर पगाड़ा आज आसिफ जरदारी को इस्तकबाल कर रहा था। तो 2 टके की इसकी हैसियत हो गई है। आज चौधरी फवाद ने लब्बैक को भारतीय एजेंट बना दिया है और कहा है कि वो भारतीय एजेंट है, भारत से ऑपरेट होती है लब्बैक। ये क्या बातें हो रही हैं? ये फसाद है। उठो, उधर लब्बैक वालों को कह रहा है कि उठो, एहतजाज करो, इधर पार्लियामेंट हाउस में हमला करवा दिया, क्या चाह रहा है? उठो, एहतजाज करो, फजलुर रहमान ब्लॉक करे ताकि फसाद आग भड़के। उधर से वजीर दाखिला पीटीआई के लोगों को वही बुला रहा है जहां मौलाना के लोग खड़े हुए। ये दोनों ताकि फसाद, उधर से लब्बैक आए, इधर से ये हो, उधर से पीटीआई हो, और इनका मिलकर वो फसाद ऐसा उठे कि जाहिर है रेगुलेटर्स के पास कुछ आ ही ना रहे, तो ये उनको देकर चला जाएगा। और यानी इसका यानी बेसिकली चला क्या जाएगा, बल्कि ये उनको ऑफर करेगा कि आप आगे संभाले और मुझे कबूल कर लें, यानी सिविलियन का ठप्पा लगाएं, मेरे पीछे असेंबली है, मैं आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट कर लेते हैं, चलाते हैं मुल्क को। और उसमें भी ये जो मतलब है, जाहिर है कि आपके इल्म में है कि उसमें इसकी ख्वाहिश क्या होगी कि किस अफसर को कहाँ लाना है, ऊपर नीचे करना है और किसको भेजना है। ये इस तरह के ख्वाब लेकर बैठा हुआ है। और इसीलिए इमरान खान के बारे में जब ये आया था तो आपको याद होगा कि दुनिया में बहुत से लोगों जो मतलब है जो उसको पहले से जानते थे, उनमें से वो दावा किया करते थे कि इमरान खान जो है ये फितरी तरीके से नहीं जाएगा, ये वायलेंटली जाएगा, वायलेंस है, इसके इख्तिताम में वायलेंस है। तो ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें ये वायलेंस ले आया है, और वायलेंस अल्लाह रहम करे कि अब ये मतलब है इसमें से क्या बचेगा और क्या, मुझे नहीं समझ, मेरी समझ से बाहर हो गया, लेकिन बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है। क्योंकि इनके साथ काफी लोग जो थे, जिसमें के कहना चाहिए कि कुछ मौलाना भी थे, मौलाना तारिक जमील बड़ा वाह वाह किया करते थे, उनका भी स्टेटमेंट आया कि जी इमरान खान ने बड़ा मायूस किया है।
बहुत से लोग जो इनकी पार्टी के थे, जैसे अलीम खान आप जानते होंगे, वो भी चले गए जहांगीर तरीन ग्रुप में। जहांगीर तरीन इनसे बात करने को तैयार नहीं है, वो लंदन जाके बैठ गए हैं और उनके पीछे अलीम खान गए हैं। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के भी नदीम अफजल चंद जो है वो भी छोड़कर वापस पीपल्स पार्टी में चले गए। तो लोग तो इधर उधर भाग रहे हैं। वो जी नफरत इतनी ज्यादा है, मतलब गालियां लोग इतनी दे रहे हैं कि इनके बस में नहीं है, चॉइस नहीं है, इन्होंने सर्वाइव करना है तो यहाँ छोड़ के भागेंगे जाहिर है। और मौलाना जो है, मौलाना से ज्यादा तो दुनियादार कोई होता नहीं है। दुनिया को सबसे अगर कोई समझता है तो हमारा मौलवी समझता है। तो वो मौलाना को ये अंदाजा था कि यानी क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने फौरी तौर पे जहाज से, डूबते जहाज से छलांग लगा दी। गुजारे दुनियादारी है। तो ये है कि इसके यानी साथ यानी इसके अब मीडिया में देखना क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग आके माफिया मांग रहे हैं। पहले तो जो कुछ तो हाथ जोड़ के पहले चले गए, आज नहीं, आप यानी साबिर शाकिर कह रहा है कि मुझे पीटीआई के कारकुन गालियां निकाल रहे हैं। अब अंदाजा लगाए, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो गालियां सुनी ही नहीं जो बाकियों के साथ हुई है, इसके साथ तो वो हुआ ही भी कुछ नहीं है। साबिर बाबर शाकिर गुमान जैसा। साहब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज की तारीफें कर रहे हैं कि मरियम नवाज की क्या बात है जी, उन्होंने अपनी पार्टी में जान तो डाल दी। ARY जो है वो ट्रांसमिशन देखे, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी पूरी चेंज हुई पड़ी है। वो देख ले, एक वो जो था बहुत ही अस्तगफिरुल्लाह, उसका नाम भी लेना मुझे तकलीफ में मुब्तला कर देता है, वो ही साबिर शाकिर के साथ जो बैठता है, बाबा। तो वो बैठा हुआ है और उसको आपने देखा नहीं किस तरह से उसको फोन आया और भागा है। तो ये तो लोग बेसिकली गलाजत के चलते फिरते ढेर है जो कि बदल रहे हैं अब जाहिर है अपना। आज आपने देखा कि सदीक जान ने एक झूठा ट्वीट किया किस तरह से रिजवान रजी के ऊपर, और फिर कितने जूते पड़े उसने ट्विटर पे, सबने आके बोला है। उस बेचारे को आदत है, वो जिस दिन जूता ना खाए ना उसकी तबीयत खराब रहती है, मैंने सुना है, उसको देखिए घबराहट जी, होती है। बात फेक न्यूज की बात करने वाले, मेरा मतलब है जहां पे जिस तरह से आपने वो देखा अरसलान खालिद जिसने ये सारे काम शुरू किए हैं, उसके अपने इंटरव्यूज पढ़े किस तरह से झूठ बोला करता था वो इनके साथ। यानी दुनिया के जो सर्टिफाइड झूठे हैं, जो अपने इंटरव्यूज में झूठे हैं, जिन्होंने किसी अखबार में काम नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जिनकी उर्दू लिखने नहीं आती, आप जानती हैं कितने कितने बड़े ये जो बिठाए हुए उन्होंने मूर्तियां टीवी स्क्रीनों पे, वो जैसे वो मूर्त करती है अपना ट्वीट, तो उसको यही नहीं पता, मतलब उसको उर्दू लिखनी, ग्रामर बस 7वीं क्लास में, यानी हफ्तम जिसको कहते हैं, वो 7वीं क्लास की उर्दू उसको नहीं आती, और वो मतलब है कि प्रोग्रामों के होस्ट है। नहीं है सर, तो उन्होंने ना कभी न्यूज़पेपर में काम किया, ना कभी कोई आर्टिकल लिखा है, ना कभी टीवी पे काम किया है, ना कोई पढ़ाई की है कि कोई जर्नलिज्म पढ़ी हो। और ये सब कुछ जिन्होंने किया है वो आपको बाहर नजर आएंगे हमारे मीडिया से। उनको एग्जैक्टली मीडिया वाले नहीं रखते, वो कहते हैं तुम किधर से आ गए हो। तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हारा क्या काम है, तुम तो लॉजिकल बात करते हो, तो तुम्हारा तो काम नहीं हो सकता ना। उनको तो चाहिए एक जाहिल तोता, जाहिल तोते को जो भी चाबी दे दें, उसका ना कोई जमीर है, ना दिल है, ना दिमाग है, उसको जो बता दिया जाएगा वो तुर्र जब तक चाबी घूमती रहेगी बेटा बोलता रहेगा। तो ये बुनियादी तौर पे बड़ा ही बदतरीन जिसे कहना चाहिए हमने मिसालें बनाई हैं, और हमारी बहैसियत कौम ये बहुत बड़ी नाकामी है। और मुझे कहने दें कि ये बहैसियत कौम भी हमारी नाकामी है कि हम अगर आज तक 74-75 साल में बुनियादी रहने के तरीके, तहजीब, आदाब ही नहीं सीख सके, तो ये तो फिर वही जूते पड़ने चाहिए जो पढ़ रहे हैं इस वक्त में, और आगे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। मतलब है कि ये इमरान खान जिस मंसूबे पे लगा हुआ है ना, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अल्लाह माफ करे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे इंडियन मिसाइल की बात कर रहे थे, तो उस पर मैं इसलिए तबसरा नहीं करूंगी कि मैंने उसको भी ऑब्जेक्ट, मिसाइल न्यूज नहीं, को देखा। मिसाइल नहीं, अच्छा, मिसाइल नहीं, मिसाइल नहीं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके। मतलब तो है कोई एक ड्रोन टाइप को चीज है, एडवांस ड्रोन, ये सर्वेलेंस के लिए होते हैं। तो मतलब है वो हाइट जी, से सर्वेलेंस के लिए, यानी वो नीचे से देखने के लिए हाँ। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, प्रेपरेशन। तो वो मुझे खैर वो चीज मुझे इतनी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगी, इसलिए कि इस तरह की शरारतें दोनों तरफ से होती रहती हैं, और मैंने वैसे उस न्यूज को पूरी तरह से देखा भी नहीं है, और अभी ठीक से समझ नहीं पाई हूँ, तो जरूर बात करती। लेकिन अभी तो हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट जो कर रही है, तो वही हमारे लिए काफी है। भारत को क्या फालतू टाइम पड़ा हुआ है कि वो तो आराम से बैठना चाहिए उनको, इसलिए कि इमरान खान काफी है पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए। मगर साथ साथ मैं ये भी कहूंगी सर कि क्या कुछ परसेंट उम्मीद है कि ये रुक जाएं और इनको 5 साल पूरे करने दिए जाएं, या बस आप समझते हैं अब नहीं इनको नहीं नहीं चांस नहीं, नहीं दिया जाएगा। इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो अब हिस्ट्री है। सही। ये तो अब हिस्ट्री है, क्योंकि इन्होंने इतनी देखें, जब इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस आप ले लेते हैं ना,
मतलब सऊदीया को आप ओपनली अक्यूज कर रहे हैं, यूएई को आप ओपनली अक्यूज कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की आप ओपनली अक्यूज कर मतलब उनको कर रहे हैं, अमेरिका को आप ओपन, तो अब तो मतलब है कि इसके आप तो रहा ही कुछ नहीं ना पास। अब अगर ये रह गया तो फिर दुनिया में दूसरा मुल्क पहले ही बात करने को तैयार कोई नहीं है, फिर तो थू शुरू हो जाएगी बिल्कुल ही। इससे कौन बात करेगा? अच्छा सर, अगर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर दूसरी कोई भी पार्टी आ जाती है, गवर्नमेंट बना लेती है, आपके ख्याल से जो चीजें बिगड़ चुकी हैं उसको सही करने का उनके पास क्या रास्ता है? वो कैसे इन चीजों को, चाहे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन सही कैसे कर पाएंगे? क्या इमरान खान वाली गलतियां ना दोहराएं सबसे पहले? जैसे मैं एक चीज समझती हूँ कि जिसको जो काम आता है वो दें, बजाय उसमें मजहब लेकर आए। एक आपको याद होगा, इन्होंने इकोनॉमिस्ट रखा था इमरान खान ने शुरू में, जो अहमदिया थे, और फिर उनको हटा दिया गया कि जी ये तो मतलब यहाँ इस्लामिक कंट्री में नहीं रह सकते, इनको नहीं रखा जा सकता। तो क्या आपके ख्याल से इस तरह की गलतियां से बच के दूसरी कोई भी पार्टी है, पीपल्स पार्टी आती है, नू लीग आती है, क्या मुल्क को थोड़ा बहुत संभाला जा सकता है? देखिए आरजू, जिस तरह जितनी तबाही हमारी हो गई है ना, अब तो कोई भी गवर्नमेंट आके उसको मतलब है, आप यूं कहें कि यानी अगर हम 2018 या 17 वाली पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरा ख्याल है कि आपको 4 से 5 साल चाहिए। ये मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। फॉरेन पॉलिसी को वो डिपेंड करता है कि हम ये जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो कितनी बाख्तियार होगी। वो चूचू का मुरब्बा मुझे तो लगता है वो को हल नहीं होगा। मतलब है कि उसका काम यही मतलब है, मतलब कुछ वक्त गुजारे, 6 महीने 8 महीने, और उसके बाद इलेक्शन कॉल कर दे। क्योंकि जो नई हुकूमत बनेगी और वो जो आप मतलब है कि इलेक्शन के नतीजे में वो अगर मजबूत होगी तो फिर वो सख्त फैसले कर सकती है, अगर उसके पास इख्तियार इख्तदार हो। लेकिन अगर आने वाली हुकूमत भी जो इलेक्शन के बाद आए, या ये कि नो कॉन्फिडेंस के बाद अगर कोई गवर्नमेंट आती है, और वो भी यही है कि मतलब है हाफ बेक्ड, मतलब है कि ये भी है और वो भी है, सामने कोई है पीछे कोई और है, वो भी अगर ये मामला चलता रहा तो फिर तबाही है, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन ओनरशिप कहीं एक जगह जाएगी, या इधर जाएगी या उधर जाएगी। लेकिन सर, अगर सिर्फ चेहरे बदलने हैं और गवर्नमेंट लेकर भाई लोग नहीं आना है पिंडी में जो रहते हैं, और नाम नहीं ले रही मैं उनका, तो क्या आपको पता है आजकल बिल शिल ले आए, तो वो अगर यही कुछ होना है और वोट के जरिए नहीं आना, बल्कि भाई लोग नहीं सोचना है कि जी अब हमने इस प्राइम मिनिस्टर सीट पे किसको बिठाना है, यानी हमने सिस्टम चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने चेहरे बदलने, तो फिर क्या फायदा है? फिर रहने देने को। देखें जी, इस वक्त बात ये नहीं, ये तो बिल्कुल, अब ये तो जंग करा देंगे ना। हाँ। इमरान खान अब अगर रह गया, ये तो बैंक बंद करा देगा, आपके जहाज बंद करा देगा, सीज करा देगा प्रॉपर्टियां, ये तो यहां लेके जा रहा है ना। और अगर ये यहां ले गया, बाय द वे, अगर ये कामयाब हो गया यहां ले जाने में, तो रहना इसलिए फिर भी नहीं है, क्योंकि फिर भी फौज ही आएगी ना। क्योंकि फौज को जो चीज रोका हुआ है जिसने मुकम्मल तौर पे आने से, वो क्या है? यानी उनको मुझसे और आपसे कोई हिजाब है, आप समझती हैं कुछ? उनको हम तो नहीं रोक सकते ना, जब जी चाहे आ जाए। उनके यानी उनके ना आने की जो वजह है या रुकने की वजह है, वो ग्लोबल ऑर्डर है, इकोनॉमी है। अगर ये आ गए तो इनको जाहिर है कि ये डर है कि मतलब है कि वो ईरान या नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे, हमारी बैंक बंद हो जाएंगे, हमारी जहाजें बंद हो जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए नहीं है। लेकिन अगर ये इमरान खान ने काम वैसे ही कर दिया, इनके ना आए बगैर हम वहां चले गए, तो फिर उनको आने से कौन रोकेगा? फिर तो वाकई उनको ही आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो मतलब है कि ये अब अफगानिस्तान बन जाएगा ना। फिर तो गली गली मोहल्ले लड़ाई होनी है, नहीं इससे नहीं, बदमाश शुरू होनी है। नहीं, मेरा मतलब है सर कि अगर नई गवर्नमेंट आती है और वो इतनी अपने आप काम नहीं कर पाती है और उसको रोका जाता है, और पीछे से फौज ही उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वही बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है, इधर क्या होना है और क्या नहीं होना, तो फिर ये सिविलियन गवर्नमेंट के नाम पे गवर्नमेंट बनाने का फायदा क्या है? होना तो ये चाहिए कि जो नई गवर्नमेंट आए वो इतनी स्ट्रांग हो कि जिसका जिसका जो काम है उधर लगा है। इनको कहे जी आप बैरकों में जाइए, आप बॉर्डर पे खड़े होइए, आपका उधर काम है, जैसे ये खुद भी कहते हैं नहीं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये कितना ज्यादा दखल देते हैं। तो वो जी। चीज अगर कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह आगे बढ़ सकता है। मैं बांग्लादेश की एग्जाम्पल दे रही हूँ, बांग्लादेश ने बहुत जबरदस्त तरक्की की है। जी, आपकी बात से जाहिर है इत्तेफाक ही हो सकता है, इसके अलावा इख्तलाफ तो मुमकिन नहीं है इसमें। लेकिन हमारी हकीकतें चूंकि डिफरेंट हैं,
उसमें मैं अगर यानी हमारे यहाँ जमहूरी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि कोई हुकूमत आए और उसके बाद आइन की सरबुलंदी हो और उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल करे। ये वाला मौका जो है ये अय्याशी अभी तक, मेरा ख्याल है आपने चूंकि बांग्लादेश की मिसाल दी है, तो मैं भी फिर वहीं से उठाऊंगा तारीख के 72 में, यानी 73 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है। भाई ये 2-3 साल थे जो आप कहिए कि जुल्फकार अली भुट्टो ने बतौर सिविलियन कोई पावर एंजॉय की, लेकिन आप देखती हैं कि उसमें भी फौरन ही मतलब है कि भुट्टो साहब के अपने दौर में ही हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट छप नहीं सकी, पब्लिक नहीं हो सकी। तो भुट्टो साहब जैसा बंदा भी ये काम नहीं कर सका, इतना गहरा शिकंजा है। तो वो जो आप कह रही हैं ना कि वो मतलब है कि बांग्लादेश को भी एकदम वहां जमहूरियत नहीं आई, यानी जब वो आजाद हुआ है तो वहां फौजी हुकूमत ही रही है। यानी वो जब तक काकूल से हमारे पड़े हुए अफसर वहां मौजूद रहे तो माशाल्लाह ही रहा है। तो एक उनको अरसा लगा निकलने में, तो हमारे यहाँ भी जाहिर है कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, या तो कोई इनकलाबी हुकूमत आ जाए। तो वो मतलब उस तरह से एकदम नहीं पीछे हाँ, लेकिन ये प्रोसेस है जमहूरियत का। जमहूरियत कभी भी जादू नहीं होता, ये बड़ा मतलब स्लो प्रोसेस होता है। ये अगर हमने आज से 30 साल पहले शुरू किया होता, 25 साल पहले शुरू किया होता, तो आप आज की रवायती जितनी लीडरशिप देखते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, इनमें से कोई एक आपको नजर भी ना आता। नए लोग आ चुके होते, नौजवान आ चुके होते, नई क्यादतें आ चुकी होती, पार्टीज की बहुत ओवरऑलिंग हो चुकी होती, लोग बहुत मैच्योर हो चुके होते, लेकिन चूंकि नहीं होने दिया, चले आप शुरू कर लें। ये मैं खास तौर पे उन लोगों को कह रहा हूं जो हर वक्त ये जो उनके एक ही तकरीर करते रहे कि 30 साल से खानदान बैठा है, 40 साल से खानदान बैठा है। ये उनका जवाब है कि भाई मेरे लोगों को फैसला करने दो। 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, 4 इलेक्शन, कोई कब तक कहां रह सकता है? कांग्रेस का क्या बना इंडिया में? उड़ गई। तो आज की दुनिया में खास तौर पर ये सोशल मीडिया के और ये अब आगे 5G आ रहा है, वो रिवायती जो तसल्लुत है वो बरकरार रखना बड़े बड़े खानदानों के लिए भी प्रॉब्लम बना हुआ है। तो लेकिन अगर आप सर चाहते अगर हैं, जी अगर आप चाहते हैं कि रिवायती खानदान जो है उनका यानी उस तसल्लुत के आप खिलाफ हैं और आप एक मतलब नई क़यादत देखना चाहते हैं, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने दें। 4, 6, 5 इलेक्शन के बाद देख लीजिए। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर अगर कांग्रेस वहां उड़ गई इंडिया में, तो वहां पे कोई ये नहीं कह सकता कि जी खलाई मखलूक जो थी उसने ऐसा कर दिया, जो हमारे यहाँ कहा जाता है, जो हमारी यहाँ जबान तो इस्तेमाल इसका होती है, मतलब जो मजबूत हुई ना, तो तो कांग्रेस उस ऑब्वियसली, लिहाज से जी क्योंकि लोगों ने निकाला है। जब वोट आउट होती है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वोट आउट होती है, उसका वापस आना प्रॉब्लम होता है। फिर मैं वही वो आपसे कह रही बंदूक हूँ की ना, जोर पे जाती है। मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि हमारे और इंडिया में यही फर्क है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो हमें पहले से रिजल्ट पता होता है कौन आ हाँ रहा जी, है, क्योंकि वोट का जी कोई बिल्कुल। अहमियत ये ही तो नहीं है, जी वोट की जी अहमियत बिल्कुल, नहीं आप है। हाँ। सही फरमा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा ये हाल देख लेना क्या है। हम्म। तो वोट तो मैं तो कहती हूँ टाइम जाया करते हैं, बस लाके बिठा दिया करे, भाई ये आ गए अब कामा का लोगों की लाइन लगवाते, पैसे अलग जाया होते। तो जिस दिन हम उसमें से निकल आए और वाकई में हमारे यहाँ वोट के जरिए लोग आने लगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जी अगर आप बिल्कुल कह रहे हैं कि 4-5 साल लगेंगे सही होने में, तो कहीं से तो शुरू करें, बेशक 4-5 साल चार लगा पांच इलेक्शंस 4-5 इलेक्शंस लगेंगे। अच्छा चार तो पांच साल इलेक्शंस नहीं, लगा दें, 4-5 लेकिन इलेक्शंस। हाँ जी। उसके तो कोई बात बाद नहीं। यानी ये अमल ही ऐसा है, जमहूरी अमल हुँ, ऐसा है इसमें। अब तो सोशल मीडिया है जी, अब तो रेगुलर मीडिया की भी वो वाली बात नहीं रही, अब तो सोशल मीडिया है। तो लोग जवाबदेह होते हैं, जाहिर है। और आपने देखा कि जब भी इसमें स्टेट यानी लोगों की जो वोट की चॉइस है उसके साथ जब वो इंटरफेयर करती है, ये चंद जो ग्रेट माइंड्स या वंडरफुल माइंड्स, ये जो डिसमिस करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस को, यानी 2 या 4 आदमी मिलके या 10 आदमी मिलके 25 या 30 लाख लोगों को की राय को उठा के फेंक देते हैं, और 3-4 लोग 6 लोग जो है वो अपनी राय को मुसल्लत करते हैं और इस तरह से पूरा डिजाइन बिगाड़ते हैं। उसके फिर नतीजे निकलते हैं ना, तो नतीजा क्या है? आज का पाकिस्तान है। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगी कि कई ऐसी चीज़ें भी हुई इमरान खान के दौर में जिसकी कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। ख़ैर उसमें क्रेडिट इमरान खान साहब को नहीं जाता, हमारी अदालतों को जाता है, कि जिसमें एक फैसल वाउडा का केस हुआ और उसके बाद जो है उसको ख़ैर 3 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन फाइनली उनको जो है वो सेनेट की सीट से हटाया गया और अब तो ख़ैर उन्होंने फाइनली जी वो ट्विटर से वो इलेक्शन कमीशन। सेनेटर भी हटा दिया है। तो ये इस तरह की चीजें अगर फैसले सही होने लगे, लोगों को उनकी पोजीशन देके बगैर ही फैसला किया जाए कि ये गलती है, चाहे वो कितना बड़ा पैसे वाला भी है, तो उसको सजा दी जाए या उसको हटाया जाए, तो भी बेहतरी आ सकती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आइन की हुक्मरानी हमारे यहाँ नहीं है, रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ नहीं है।
और रूल ऑफ लॉ और आइन की हुक्मरानी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो जाहिर है कि वो एक वैसा ही माशरा होगा जैसा हमारा है। बिल्कुल, और लेकिन आपने देखा कि मतलब है कि देखें, एक होता है यानी एक है ना डेफिसिट, करंट डेफिसिट, अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, यानी आपको मईशत में या आपको तिजारत में इतना खसारा हो गया या आपको किसी और में इतना। एक होता है ट्रस्ट डेफिसिट, और वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो स्टेट ऑर्गन्स के दरमियान यानी अगर हो तो वो मतलब फेल्ड स्टेट है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट अगर यानी इस रियासत के इदारों और उस कौम में भी ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए तो ये फिर मतलब मजीद मतलब है कि ये चैलेंज है ना भाई। आपको अदलिया पे एतबार नहीं, आपको पुलिस पर एतबार नहीं, अदल पर एतबार नहीं, तो मतलब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? लोगों में फ्रस्ट्रेशन आती है ना फिर भाई। एक बिल्कुल एक मतलब अदल के अगर मतलब लोग क्या करें, कहां जाए फ्रस्ट्रेट होके? रोजगार नहीं, अदल नहीं, तो क्या करेंगे? मतलब लड़ाई की तरफ जाएंगे ना, चोरी की तरफ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। अब आप देखना शुरू कर दें कि क्राइम रेट पंजाब पुलिस से पूछे ना कि क्या रेट है, पिंडी में क्या है, इस्लामाबाद में क्या है, लाहौर में क्या है, कराची में क्या है। इसका महंगाई से बराह रास्त ताल्लुक है, इसका बेरोजगारी से बराह रास्त ताल्लुक है। तो अब कितने लोगों को आप मार लेंगे? कितने थाने जेलें कम पड़ जाएगा? तो मतलब है कि हम बहुत, जिसे कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली, चूंकि हमने कसम खा रखी है कि सीखना है कुछ नहीं, तो बार बार उसी गड्ढे में गिरना है जहां पहले गिरे थे, फिर उसी गड्ढे में गिरना है जहां पहले गिरे थे। तो आज भी वहीं खड़े। बहरहाल देखते हैं कि सर आगे क्या होता है, और हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, इसलिए कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और कोशिश जी करते बिल्कुल। रहना चाहिए और बात करते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं शायद कोई सुन ले और किसी को थोड़ी बहुत अकल आ जाए, खासतौर पे उनके जिनके हाथ में ताकत होती है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, स्पेशली उन लोगों के। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन आपका किया। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बड़ी शुक्रिया मेहरबानी। सर। अस्सलाम वालेकुम।